आयोजन स्वागत करें भारत भवन। जय हिंद, जय भारत। हम लोग के अध्यक्ष माननीय सुभाष जी, सचिव ओम प्रकाश जी ओझा, आशीष दशोत्तर, विष्णु बैरागी, आदरणीय शिव कुमार जी, पारस सकलेचा जी, अग्रवाल जी और आप सब मित्रगण, ये जो विषय है मैं और मेरा समय, इसके बारे में चर्चा करने के लिए बैरागी जी, सुभाष जी और वासुदेव गुरवानी जी मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया नहीं कुछ, ये कहा कि हम लोग ऐसी एक श्रृंखला आरंभ करना चाहते हैं और साल में 4 आयोजन करेंगे, जिसमें वक्ता को बुलाएंगे और वो अपने बारे में और अपने समय के बारे में बोलेगा। मैंने उनसे कहा 4 आयोजन मत करिए, 2 करिए और 2 में सफलता मिल जाए तो फिर और आगे करिएगा, क्योंकि आप कोई आयोजन करेंगे, जो आदमी बाहर से आएगा बहुत सारा पैसा लेगा, वो आपको देना ही होगा उसका, और सारा इंतजाम करना होगा। मुझे पता नहीं था कि उनके दिल में क्या है। जब मैंने अपनी सहमति दी उनको कि हाँ ये आयोजन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि रतलाम में अगर कोई ऐसे आयोजन नहीं होते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो बाद की पीढ़ी है वो बहुत कुंद होती चली जाएगी। इन लोगों ने तो जब मैंने अपनी सहमति दे दी, मैंने कहा कहाँ से बुलाएंगे पहला वक्ता? कहने लगे पहला वक्ता तो आप ही होंगे। बोले तब मुझे समझ में आया कि मुझको फंसा लिया गया है। तो एक तो ये विषय जो कठिन है, और इसे और कठिन बना दिया है विष्णु बैरागी जी ने, जो मेरे बारे में बहुत सी बातें कही है। अब उनके साथ न्याय करना थोड़ा मुश्किल होगा, और जो कुछ मुझे कहना है वो ज़्यादातर इतिवृत्त जैसा होगा, वृत्तांत जैसा होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आलखंड के रचयिता जगनिक ने जो आज़ादी ली थी वो आज़ादी मैं न लूँ। जगनिक की कविता आपने पढ़ी होगी, आल्हा ऊदल से संबंधित, जिसमें वो कई जगह कहते हैं यहाँ की बातें यहाँ ही छोड़ो, अब आगे को सुनो हवाल, है ना। ऐसा मैं नहीं करूँगा कि कही हुई बात को छोड़ के फिर आगे चला जाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे आपको सारी बातों की जानकारी दूँ। मेरी जो जन्म की तारीख है वो सही नहीं है। वस्तुतः जो तारीख है वो अलग है और सरकार में जो लिखाई गई तारीख वो अलग है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा अकेले मेरे साथ नहीं हुआ है, बल्कि बीती शताब्दी के अधिकांश लोगों के साथ यही हुआ है, और उसके कई कारण रहे। एक कारण तो यह होता था कि तारीख के बारे में कोई माहिती खास लोगों को होती नहीं थी। दीवारों पर कोई कैलेंडर नहीं होते थे। जो ज्योतिषी होता था वो विक्रम संवत से चलता था, और सरकारी स्कूल कॉलेज ईस्वी सन से चलते हैं। दोनों में को कन्वर्ट करने की कोई ऐसी सुविधा जैसी आज है वैसी सुविधा नहीं थी। तो जो तारीख हुई वो लिख दी जाती थी। माता पिता को ठीक याद ही नहीं होता था कि कौन सी तारीख को ये पैदा हुआ था। एक तो संतानें बहुत होती थी, हम ना, संयुक्त परिवार होते थे, एक एक घर के भीतर कई कई बच्चे होते थे। किस किस की तारीख को याद रखा जाए, और तारीख रखने का कोई इंतज़ाम नहीं था। दूसरे, अपने देश में जो मैं समझता हूँ, जन्म की तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती, जन्म महत्वपूर्ण होता है। विवाह महत्वपूर्ण होता है, विवाह की तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती। इसलिए हमारे देश में लोग तारीखों को याद नहीं रखते थे।
तारीखों को याद रखने का सिलसिला तो अभी जब से ज़रा उदार हुई है सरकार, तब से शुरू हुआ है। स्कूल पर लिखा रहता है कि इस बच्चे की कौन सी जन्म तारीख है, और उस दिन उसको घेरा जाता है, वो चॉकलेट वॉकलेट लाता है, सब करता है। सब कॉन्शस है कि पैदा कब हुए थे इस बात को लेकर के, लेकिन पुरानी पीढ़ी ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। उसे याद ही नहीं। माँ से पूछो ये कब हुआ था, अरे वो जिस दिन बाढ़ आई थी ना, जिस साल, उस साल हुआ था ये। जिस साल गांधी बाबा आए थे ना अपने नगर में ना, उस साल हुआ था इसका। इस तरह से उत्तर मिलते थे। हो सकता है पिताजी जब गए हों स्कूल में नाम लिखाने के लिए और उन्होंने वो सम्मत वाली तारीख बताई हो, और पंडित जी ही कहलाते थे वो, पंडित जी गुरुजी समझ नहीं पाए हों, कन्वर्ट नहीं कर पाए हों, और उन्होंने कहा हो कि इसको 2 अक्टूबर लिख दूं क्या, इन्होंने कहा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। तो वो 2 अक्टूबर लिखी गई। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, वो जो दाग का एक शेर है ना, गश खा के दाग यार के कदमों पे गिर पड़ा, बेहोश ने भी काम किया होशियार का। तो इस गलती से जो हुई वो भी इतनी अच्छी गलती हुई कि मुझे वो तारीख मिल गई जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म की तारीख है। यह फायदा है। अब ये तो थी उस समय की बात। अब जो तारीखें याद की जा रही हैं उनका आलम इतना अच्छा नहीं है। मुझे मेरे एक सज्जन ने जन्मदिन की बधाई दी, SMS आया उनका मेरे फ़ोन पर। मैंने उनको फ़ोन लगाया उत्तर देने के लिए। मैंने सोचा SMS में कौन आंखें ख़राब करे, उनको फ़ोन लगा देता हूँ। फ़ोन लगा के मैंने धन्यवाद देना चाहा तो फ़ोन उठा नहीं। संयोग से 3 दिन बाद वो मुझे यहीं मिल गए। मैंने उनसे कहा आपने मुझे बधाई भेजी, इसके लिए बहुत खुशी है मुझको। वो अभी ज़्यादा होशियार नहीं हुए थे। कहने लगे सर बाय द वे मैंने किस बात के लिए बधाई दी थी आपको? मैंने कहा वो जन्मदिन की बधाई दी थी आपने। बोले अच्छा जन्मदिन की बधाई। दरअसल उन्होंने बधाई नहीं दी थी, वो तो उनकी मशीन है, मशीन में फिट है कि शिव कुमार जी को इस दिन भेजना है, पारस जी को इस दिन भेजना है, कैलाश जी को इस दिन भेजना है, सुरेश अग्रवाल जी को इस दिन भेजना है। वो मशीन करती रहती है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें किसी के जन्मदिन से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो अब धंधा चल गया है वो धंधा अच्छा लक्षण नहीं है। दो बधाई तो दिल से निकले तो बधाई दो, ऐसे औपचारिक रूप से बधाई देने से कोई फायदा नहीं है। तो वो समय इस तरह का था। दूसरे जो पुराना समय है, पुराने जो लोग हैं अपने देश में कम से कम वो बहुत पिन पॉइंटेडनेस जिसे कहते हैं उसमें भरोसा नहीं करते थे। बहुत स्पेसिफिक नहीं होते थे किसी काम के लिए, किसी बात के लिए। जैसे आप पूछें कि वो जो पेड़ है वो काहे का पेड़ है, तो लोग कहें अरे साहब पेड़ है, नहीं काहे, बस कह तो दिया कि पेड़ है ये। वो नहीं बताएंगे कि ये शीशम का है कि आम का है कि जामुन का है कि गुलमोहर है, ये नहीं बताएंगे, बस पेड़ है ये। तो ये जो सामान्य कथन है इससे प्रेरित दिमाग होने के कारण हम कभी जो पिन पॉइंटेडनेस है बिल्कुल सुई की नोक के बराबर जो बारीकी है वो हम में नहीं थी। अब ये कंप्यूटर सिखा रहा है कि अगर डॉट की भी गलती कर गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सीख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए ये जो तारीखों में गड़बड़ है, और मेरे ही तारीखों में नहीं है, बहुत से लोगों की तारीखों में गड़बड़ है, ये सब हो रहा है। इतना तो कर सकते हैं कि अब हम लोगों ने लगभग अपना लिया है ईस्वी सन को, और अगर बच्चों के सामने आप विक्रम संवत या और कोई संवत की बात करें या उसमें लिखें तो वो समझते नहीं हैं। सब कुछ ईस्वी सन में समझते हैं। लेकिन ईस्वी सन में भी गड़बड़ ये है कि जो लोग कम से कम इतिहास पढ़ते हैं वो ईसा पूर्व और ईसा बाद, BC बिफोर क्राइस्ट
और फिर AD, ये 2 याद करने पड़ते हैं। और याद करने में कई बार बच्चे को लगता है कि 700 ईसा पूर्व बाद का होगा क्योंकि 700 है, वो 500 ईसा पूर्व पहले का होगा क्योंकि वो 500 है। ये झंझट अभी और है अपनी दुनिया के सामने। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूनाइटेड नेशंस या और कोई संस्था एक ऐसा सन शुरू करे जो 5000 से शुरू हो, और 5000 से चले तो वो ईसा पूर्व ईसा बाद का मामला ही ख़त्म हो जाए। 5000 से शुरू करें अगर हम, तो आज ये जो हमारा 2013 है ये 5013 होगा, और अगर बड़ा करना है तो 7013 हो जाएगा, तो उसमें क्या बुरा है। 2013 कहने की जगह हम 5013, 7013, 8013 कहें तो ये जो BC करना पड़ता है बिफोर क्राइस्ट, वो चक्कर ख़त्म हो जाएगा। मनुष्य जाति ने बहुत सी ऐसी कठिनाइयों से निजात पाई है, हमने और आपने तो वो झेली हैं। याद करना पड़ता था, पहाड़ा तो ठीक है, फिर वो अद्धा, पौना, सबैया, ड्योढ़ा, ढैया, जिसको याद होते थे वो होशियार, और जिसको याद ना हो वो होशियार नहीं। पढ़ाई पूरी ये होती थी कि एक लड़का खड़ा हो जाता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरी क्लास चिल्लाती रहती थी और ये पढ़ाई हो जाती थी। तो ये जो कन्वर्जन करने वाली प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गई। भगवान भला करे वो दशमलव प्रणाली का बहुत सी झंझटों से मुक्त हो गया, नहीं तो कन्वर्ट करते रहते थे। पौंड, शिलिंग, पेंस, रुपया, आना, पाई, मन, शेर, छटाक, ये सब करते रहते थे। और इसे जो कर लेता था वो होशियार माना जाता था, जो नहीं कर पाता था वो होशियार नहीं माना जाता। आज बच्चों से आप मामूली जोड़ घटाने की भी बात करें, झट से मोबाइल निकालेंगे और उसमें से दबा कर बताएंगे, वो नहीं जानते हैं। और ये नहीं जानते, अपन को बुरा लगता है, ये क्या कर रहे हो तुम। सब्जी खरीदने जाएंगे और सब्जी का जोड़ उसी से करेंगे झट से, लेकिन वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा करते हैं। अनावश्यक चीज़ें दिमाग में भरते रहने की अपेक्षा वो मशीन से कर लेते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग छूट रहे हैं उस शिक्षा पद्धति से जो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लेकिन दरअसल बहुत महत्वपूर्ण थी नहीं। हमारा जो कस्बा था, करीब उस समय रही होगी 25,000 की आबादी उसकी, उसमें एक ही स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, मगर बहुत अच्छा स्कूल था वो। कोई जगह खाली नहीं रहती थी उसमें जैसी आज रहती है। कोई अतिथि विद्वान नहीं, कोई संविदा वगैरह के काम नहीं, पूरी पक्के टीचर्स होते थे जो पढ़ाते थे। और अगर वो स्कूल ना होता तो मैं आज जो इतनी बातें कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, ये नौबत नहीं आने वाली थी। बहुत बड़ा योगदान है उस स्कूल का। और उस स्कूल में भी सभी शिक्षक पढ़ाते तो सभी थे, लेकिन जैसा विष्णु जी ने कहा, 1-2 शिक्षक ही ऐसे थे जो दरअसल गुरु होते थे। वो प्रेरित करते थे, वो आगे बढ़ाते थे, वो पहचानते थे आपको, उनसे स्कूल चलता था। अगर आज भी किसी स्कूल में, कॉलेज में 2-4 शिक्षक ही ऐसे हों पढ़ाने वाले, तो स्कूल कॉलेज को खींच ले जाते हैं। उनके नाम से चलता है स्कूल कॉलेज। वो बच्चों को प्रेरित करते हैं। पढ़ाई तो बहुत सी घर पे भी हो जाती है, अब और घर पे तो आप उससे दुगना पढ़ लेंगे जितना 40 मिनट के पीरियड में स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर वो 1-2 शिक्षक ऐसे हैं कि जिनके पीछे आप चल सकते हैं, जिनके इशारे पर आप काम कर सकते हैं, जो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करते, आप तो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, गलत सलाह देते हैं, गलत तमाशे करवाते हैं, ऐसे शिक्षक नहीं। जो आपको कीचड़ से बाहर निकालते हैं, ऐसे अगर हैं 2-1 हो जाता है। नगर में भी अगर 10-20 लोग ऐसे हों जिनको आप
मान सकें, जिनके पीछे चल सकें, जिनको आदर्श समझ सकें, जिनका कोई स्वार्थ ना हो, जो आपको इस्तेमाल ना करते हों, जो आपको प्रेम करते हों, तो वो नगर आगे बढ़ जाता है। आखिर इस देश में हर आदमी तो महात्मा गांधी नहीं था, एक ही महात्मा गांधी था और उसने देश को कहीं से कहीं ले गया वो। मगर जब ऐसे भी ना हो तो दिक्कत आने लग जाती है। आज के समय में जो पढ़ाई हो रही है बहुत सारी, वो पढ़ाई कम है, इम्तिहान ज़्यादा होते हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान होते हैं, वो साप्ताहिक परीक्षाएं होती हैं, मासिक परीक्षाएं होती हैं, सेमेस्टर की प्रणाली लागू हो गई है। वो जो 2 परीक्षाएं होती थी अब 4 में बट गई है। तो परीक्षाएं बहुत होती है, पढ़ाई नहीं होती है। बार बार परीक्षा लेना तो बच्चे को ऐसा करना है कि बार बार आप पौधे को उखाड़ के देखें कि इसकी जड़ कितनी गहराई तक गई है। हर 7-8 दिन में आप पौधे को उखाड़ के देख रहे हैं जड़ कितनी है इसकी। उसे मौका तो दीजिए पनपने का, ज्ञान को हजम होने का मौका दीजिए। और बहुत सारा जो ज्ञान है आज का, वो सूचनात्मक ज्ञान हो गया है, इन्फॉर्मेशन। वेल इन्फॉर्म्ड अगर आप हैं तो आप ज्ञानवान हैं। पहले जहाँ वो अद्धा पौना सबैया डेवढ़ा अढ़ैया याद है तो आप विद्वान हैं। वैसे ही आज अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अगर आप बता सकते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, अगर आप बता सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल मेल का बम्बई में अराइवल कितने बजे है, अगर आप बता सकते हैं कि दिल्ली में के लिए फ़्लाइट इंदौर में कितने बजे मिलेगी, तो आप ज्ञानवान हैं। ये कोई ज्ञान हुआ? ये तो कोई ज्ञान नहीं है। मगर ये ज्ञान ही बांटा जा रहा है, ये ज्ञान ही सिखाया जा रहा है। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें भी अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आप गोला भर दीजिए। कभी कभी आप अंदाज से भी भर दें और भगवान की कृपा हो जाए तो आप पार हो जाते हैं। और आप अगर आप जानते हैं और गोला गलत भरा गया तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है, अच्छा परसेंटेज बहुत हाई हो गया है। पहले जहाँ 60% पाना मुश्किल काम था, वहाँ 80%, 90%, 95%। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो तो 100% हो गए। मार्क्स बहुत मिल रहे हैं और ज्ञान कुछ नहीं रह गया है। ये आज का समय इस तरह का हो गया है। अब मनुष्य जाति ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में है, और वो सुविधाजनक स्थिति में है इसलिए है कि घरों में बच्चों की संख्या कम हो गई है, कम संतानें हैं। और अब धीरे धीरे लोग ये भी समझने लग गए हैं कि हर संतान जो है वो बेटा हो या बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो फौज बढ़ाई जा रही थी वो फौज अब नियंत्रण में है। तो ऐसे कम बच्चों में माता पिता का रोल ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बस अब इतना है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रोल ना खेलने लग जाएं। ऐसा ना हो कि बच्चे को कुछ करने ना दें और जो कुछ करना है हम ही करें सब। और ये शुरू हो गया है अपने देश में। होमवर्क क्लास में दिया जाता है, माताएं होमवर्क करती हैं घर पे, बच्चे नहीं करते। फेल बच्चा होता है, दुख माता को होता है। नंबर कम बेटे को आते हैं, लड़ने के लिए माता स्कूल पहुंच जाती है। हमारे बच्चे को नंबर कैसे कम मिले, तो ज़्यादा मिलने चाहिए थे। तो अब उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मेरे जो शिक्षक थे वहाँ, उनमें एक शिक्षक थे राजनारायण सक्सेना। अद्भुत शिक्षक थे वो। कोई भी विषय हो पढ़ा दें वो तो ठीक है, लेकिन वो इतने समर्पित थे कि हम सब लोग उनके कायल थे। उन्होंने मुझसे कहा था इलाहाबाद जाना पढ़ने के लिए, और कहीं मत जाना। अब इलाहाबाद जाना तो बड़ा मुश्किल काम था। 300 किलोमीटर, 300 मील से ज़्यादा दूरी थी ललितपुर से इलाहाबाद की। ट्रेन बदलनी पड़ती थी, झांसी पर, फिर मानिकपुर पर, या फिर झांसी पर, फिर कानपुर पर। इस तरह से ट्रेन बदलनी पड़ती थी। रिजर्वेशन का तो सवाल ही नहीं था।
मगर एक आराम था भारतीय रेल में कि खिड़कियों में वो जो रॉड्स हैं वो नहीं लगे रहते थे, खिड़कियां खुली रहती थी। और मैं इतना स्मार्ट था कि मेरे दोस्त बाहर से फेंकते थे मुझको, मैं भीतर गिरता था। और थोड़ी देर तक तो मुसाफिर अरे अरे क्या करते हो क्या करते हो, फिर वो हमारे प्रिय हो जाते थे, आप तो बैठिए और करिए, फिर क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं ये सब बातें करने लगते थे। उन्होंने मुझे इलाहाबाद भेजा था और मैंने क्या होशियारी की थी, पैसे चूंकि कम थे तो सोचा इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो प्राइवेट कर लेते हैं, पैसा बच जाएगा, वो पैसे से हम इलाहाबाद की पढ़ाई कर लेंगे। तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने प्राइवेट की और उसमें अच्छे नंबर आए तो इलाहाबाद में एडमिशन मिल गया और मैं इलाहाबाद चला गया और वहाँ पढ़ा। अच्छी संस्था में पढ़ने का देखिए कोर्स तो सब जगह एक सा होता है, करीब करीब एक सी पढ़ाई होती है। विक्रम यूनिवर्सिटी का मंदसौर कॉलेज चले जाएं, रतलाम चले जाएं, जावरा चले जाएं, सैलाना चले जाएं, एक सा कोर्स है, अलग अलग कोर्स नहीं है। लेकिन पढ़ाने वाले से फ़र्क पड़ता है, वहाँ कौन लोग हैं इससे फ़र्क पड़ता है। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में कौन है, शहर में कौन है, इससे फ़र्क पड़ता था। शहर में महादेवी वर्मा थी, निराला थे, हरिवंश राय बच्चन तो यूनिवर्सिटी में थे, सुमित्रानंद पंत थे शहर में। यूनिवर्सिटी के भीतर रामकुमार वर्मा थे, धीरेन्द्र वर्मा थे, क्षेत्र चंद्र चट्टोपाध्याय थे, JK मेहता थे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे, डॉक्टर बेनी प्रसाद रिटायर हो चुके थे। आपने ईश्वरी प्रसाद का तो नाम सुना होगा इतिहास का। ईश्वरी प्रसाद जी से मैंने एक दिन पूछा कि डॉक्टर साहब, वहाँ सर नहीं कहते थे कि किसी को, डॉक्टर साहब सुना है बेनी प्रसाद जी बहुत विद्वान थे मगर हमने तो उनको नहीं देखा, कैसे थे वो? ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा किस तरह से ये लोग राग द्वेष से ऊपर हुआ करते थे। ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा तुमने मेरा भाषण सुना है क्या? मैंने कहा हाँ। मुझको विद्वान मानते हो? बोले। मैंने कहा हाँ, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपकी इतनी किताबें हैं, पढ़ा है हमने, और आपका भाषण भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, फ्रांसीसी क्रांति पे अद्भुत बोलते थे वो। बोले कि मैं विद्वान हूँ? मैंने कहा। अब बोले मेरी विद्वत्ता में तुम 10 का गुणा करो तब समझ में आएगा कि बेनी प्रसाद कितने विद्वान थे। ये बात है, इस तरह के लोग थे वो। वहाँ रह करके ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ाते थे सब, हमको पढ़ाते रामकुमार जी थे, लेकिन फिराक नहीं पढ़ाते थे। मगर फिराक की कोई सभा होती थी तो उसमें हम जाते थे। फिराक का बोलना क्या था? गालियां देते थे, और हिंदी को तो भारी गालियां देते थे। अने जो गालियां वो देते थे हम यहाँ सुना नहीं सकते आपको, ऐसी गालियां देते थे। लेकिन उनकी गालियां सुनने के लिए जाते थे हम लोग। महादेवी को सुनना तो अद्भुत होता था। पंत से कविता पढ़ते थे, पंत जी वो अद्भुत होती थी। निराला अद्भुत कविता पढ़ते थे। निराला की कविता सुनने के लिए भी हम लोग गए थे। निराला हिंदी नहीं बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। कोई कॉम्प्लेक्स था उनको, शायद पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। हो सकता है किसी ने कह दिया हो कि आपको क्या पढ़े लिखे नहीं हो, तो वो अंग्रेजी में ही बात करते थे। अंग्रेजी न पंत जी बोल सकते थे, न महादेवी बोल सकती थी, न रामकुमार वर्मा बोल सकते थे, लेकिन निराला अंग्रेजी बोलते थे, उदाहरण से बोलते थे। और आप अगर उनके सामने अंग्रेजी बोलें तो आपके वो जो उच्चारण है उसकी गलतियां बताते थे, और जब तक आप सही उच्चारण न कर दें तब तक आपको छोड़ते नहीं थे वो। तो और निर्मोह इतने, मैंने देखिए 1954 में निराला पर एक कविता लिखी थी, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई। मैं उनको सुनाने की गरज से गया और उनके दर्शन अपने एक मित्र को कराने के लिए गया उनके पास।
वो तो एक खुला घर था उनका, एक कमरा था, एक तहमत बांधे रहते थे, उघाड़े बदन रहते थे, एक तखत था जिस पर वो लेटे रहते थे या बैठे रहते थे, पीछे एक आला था जिसमें 4 किताबें रखी रहती थी खाली, और नीचे जो आते थे दर्शक उनके लिए चटाई बिछी रहती थी, आपको चटाई पर बैठना है और तब तक बैठना है जब तक कि वो कहना दे कि निकल जाओ, जाओ यहाँ से, तब तक बैठ सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे, ज़्यादा बैठने नहीं देते थे वो। तो उनका एक स्वभाव था, अगर आपको उनसे कविता सुननी है तो अपनी कविता उनको सुना दीजिए, कोई भी कविता सुना दीजिए। उनको लगता था कि इसने मेरे ऊपर ऋण चढ़ा दिया है, तो वो कहते थे मैंने भी एक कविता लिखी है, फिर वो एक फटी हुई कॉपी से निकाल के सुनाते थे। मैंने जब कविता सुनाई जो उन पर लिखी हुई थी, जिसकी पहली पंक्तियां थी, सचमुच बहुत निराला है व्यक्तित्व तुम्हारा, देह वज्र से और प्राण निर्मित पराग से, ये कविता मैंने उनको सुनाई। उन्होंने कहा, ये तो अंग्रेजी में कहा, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, तुमने अच्छी कविता लिखी है, बहुत तारीफ की उन्होंने। फिर बोले, सच पोएम्स शुड नॉट बी रिटन इन प्रेज ऑफ मैन एंड आई एम एन ऑर्डिनरी मैन। फिर बोले गेट आउट, और बाहर निकाल दिया मुझे। अगर आज का कोई कवि होता तो वो कहता बैठो, मिठाई मंगाते हैं, मिठाई खिलाता, बहुत अच्छी लिखी है, ऐसी ही लिखो, महाकाव्य लिख डालो मेरे ऊपर। आज हो, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और कहा ऐसी कविता मनुष्यों पर नहीं लिखनी चाहिए, लिखी अच्छी है मगर लिखनी नहीं थी तुमको मनुष्यों पर। ये लोग थे, उनके साथ रहने से होता है। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे बात करें, लेकिन उनको देखें। लोग कहते हैं यहाँ सुमन जी को छूने की इच्छा होती थी कि छू के देखें सुमन जी को, शिवमंगल जी को, तो उनके साथ रहने से फ़र्क पड़ता है। ऐसा फ़र्क तब पड़ता है जब कोई अच्छी संस्था हो, ऊंचे लोग हों, उनके साथ रहने से होता है। और फ़र्क पड़ता है जब आप सभा में जाते हो। जो सभा में जाता है वही सभ्य है। सभ्य शब्द सभा से ही बना है। जो सभा में बैठ सकता है, जा सकता है, वो सभ्य है। दुर्भाग्य से लोगों ने सभाओं में जाना कम कर दिया है। कुछ गलती सभाओं की भी है कि उनमें कुछ नहीं होता, मिलता नहीं है कुछ, तो लोग सोचते हैं क्या करेंगे फिजूल जा कर के। लेकिन न मिले कुछ तो भी ये तो मिलता ही है कि आप 10-20 लोगों से मिलते हैं, उनसे आपकी भेंट होती है, आप उनको देख लेते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो आदमी घर के भीतर ही कैद रहता है वो आदमी कभी विकास नहीं कर सकता। ये जो लोग कहते हैं ना कि आप क्या जानो, आप एसी रूम में बैठे रहते हो, तो एसी रूम में बैठे रहने से ज्ञान नहीं बढ़ता, एसी रूम में बैठे रहने से व्यक्तित्व नहीं निखरता। वो तो सड़क पे फेंक दें तो होता है। दुष्यंत ने लिखा ना, सड़क पे फेंक दी तो जिंदगी निहाल हुई, बहुत संभाल के रखी तो पाए माल हुई, सड़क पे फेंक दी तो जिंदगी निहाल हुई। तो जिंदगी को सड़क पे फेंक देना चाहिए। खराब लोगों से मिलिए, खराब लोगों को देखिए तो भी सीखते हैं। बहुत सहेज के आप बच्चे को रखेंगे तो वो एक अच्छा खासा बबुआ बन जाएगा, मगर वो खुरदरा आदमी नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए उसको। माता पिता को बहुत फिक्र होती है बच्चों की। मेरे माता पिता को भी बहुत फिक्र थी। मेरी क्या आदत थी, मैं देर से घर पहुंचता था। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पहुंच रहे हैं और फिर सड़क से आवाज़ लगा रहा हूँ दरवाज़ा खुलवाने के लिए। तंग आ गए थे घर के लोग। और
पिताजी को लोग समझाते थे ये बिगड़ रहा है लड़का, जो लड़का देर से घर आ रहा है वो ज़रूर बिगड़ रहा है, तो इस पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। तो काफ़ी नियंत्रण वो रखते थे और मैं करता वही था जो रोज़ करता था, कहीं गलत उसमें नहीं था, मगर अगर कोई सभा हो रही है तो उसमें जा रहा हूँ, कविताओं पर बात हो रही है, शेर व शायरी हो रही है, चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, मजाक हो रहा है, लोग खींच रहे हैं एक दूसरे को, सब में जाता था, मैं सब में रहता था, शरीक होता था और देर से घर पहुंचता था। मेरे जैसे और लोग भी देर से घर पहुंचते थे। माता पिता को डर ये रहता था कि ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उन दिनों शराब वराब तो नहीं होती थी ज़्यादा, लेकिन और गांजा, ये दो चीज़ें बहुत थी, हमारे कस्बे में भी थी। और उकसाने के लिए बच्चों को, ताकि वो पिए गांजा, कहा जाता था, जिस लड़कों से कहा जाता था जिसने न पी गांजे की कली, उस लड़के से लड़की भली। तो लड़के पीते थे गांजा, तो इसलिए माता पिता को चिंता रहती थी। और कभी कभी पिटाई भी होती थी, मेरी भी पिटाई होती थी, बहुत पीटते थे कभी कभी। एक बार मैं पहुंचा घर अपने और पिताजी को भरा हुआ था लोगों ने, वो भी भरे हुए थे, उन्होंने डंडा लेकर के मुझको पीटा। मैंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि जानता हूं कि पिता अगर पीटेंगे तो कितना पीटेंगे। अब पीटते ऐसे थे कि चोट ज़्यादा न लग जाए, ये तरीका भी था उनका। मैं कुछ बोला नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे लाल बहादुर शास्त्री। वो यूपी में पुलिस मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर को पुलिस मिनिस्टर कहते थे उस समय। उनके साथ एजी खेर आए थे, जो स्पीकर थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये लोग आए, थोड़ी देर से आए, लेकिन हम लोग सब रुके रहे। और फिर यह हुआ कि संक्षेप कर दिया जाए कार्यक्रम। तो शिक्षकों ने तय किया कि मैं बोलूँगा उसमें, और छोटे छोटे और आइटम्स बच्चों के हैं वो कैंसिल कर दिए गए। तो मैं बोला उसमें। उसके बाद लाल बहादुर जी को, एजी खेर बड़े थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर थे। उनसे कहा तुम ही बोल दो, हम नहीं बोलते हैं। हाँ, तो हमारे बाद जब लाल बहादुर जी बोले तो उन्होंने कहा, इस लड़के की स्पीच मैंने पूरी सुनी और ऐसा लगता है कि ये सब समझ के बोल रहा था और ये ठीक से हम लोगों को समझाने में लगा हुआ था, ये उन्होंने कहा। इतनी बात 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के बारे में लाल बहादुर शास्त्री कहें, ये बहुत बड़ी बात थी। वहाँ से जब चला तो जो सभा में बहुत लोग थे, उस समय नेता जो आते थे 1950 में, वो आज़ादी की लड़ाई से तपे हुए लोग थे, बहुत भीड़ होती थी। तो कस्बे में आए लाल बहादुर शास्त्री, एजी खेर, तो बहुत भीड़ थी। तो सब लोग पीठ ठोक रहे, बधाई दे रहे, ये कर रहे, दोस्तों से मिलते मिलाते, चलते चलाते, और वो अपनी खुशी लेते हुए हम देर से पहुँचे घर, और उस पर पिताजी ने पीट दिया। अगले दिन जब वो बाज़ार गए तो लोगों ने उनको कहा कि तुम्हारे लड़के को तो बहुत तारीफ मिली है आज। तो उसने तो बताया नहीं। तो इस तरह से वो लड़ाई हम लोग लड़ते थे वहाँ पर। मगर ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि बच्चे को थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए। अगर आप खुला नहीं छोड़ेंगे बच्चे को, आपसे वो कुछ नहीं सीख सकता ज़्यादा। अब माँ सोचे कि हम सिखा देंगे, पिता सोचे हम सिखा देंगे, वो नहीं सीख सकता। उसको खुला छोड़ दीजिए बिल्कुल।
खराब लोगों में भी रहने दीजिए उसको। वहाँ सीहोर में मैं था तो वो मेरे एक कलीग ने मुझसे कहा, काफ़ी दिन मेरे कलीग रहे वो, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बदमाश रहे होंगे। मैंने कहा बदमाश नहीं रहा, लेकिन बदमाशों की संगति में ज़रूर रहा हूँ मैं, और सचमुच था मैं बदमाशों की संगति, मुझे तो अच्छा लगता था। कई बार जो पढ़ाकू लड़के हैं उनकी तुलना में ये न पढ़ने वाले बदमाश लड़के ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं। मदद करने के लिए पढ़ाकू लड़का तो टाइम वेस्ट होगा, हम नहीं जाते। जो न पढ़ने वाला होगा वो बाहर निकलेगा और आपकी मदद करेगा, वो सिखाते हैं। और हम जितना परहेज करेंगे उनसे उतने ही हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। सब सीखना चाहिए, जितनी ज़िंदगी है उसमें सब सीखना चाहिए पूरा। अब जो आगे पढ़ाने की नौकरी वगैरह की बात है, मेरे दिल में था कि मैं पढ़ाने की नौकरी करूंगा, बहुत पहले तय कर लिया था। जब मैं 9th 10th में था तब से तय कर लिया था कि मैं पढ़ाने की नौकरी करूंगा। अब इन बात के लिए, दो बातों के लिए मुझे बहुत सुनना पड़ा जीवन में। एक तो ये कि आपने हिंदी में क्या क्यों किया, हिंदी भी कोई विषय है क्या? आपको हिंदी में नहीं करना था। ट्रेन में बैठे नहीं हो, बात चली कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद। क्या करते हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? एमए कर रहे हैं। काहे में एमए कर रहे हो? हिंदी। अरे आपने भी क्या बेकार सब्जेक्ट लिया है, हर आदमी कहता था। दूसरा, आपने क्यों पढ़ाने की नौकरी चुनी? पढ़ाने की नौकरी नहीं चुननी थी, आपको किसी और जगह जाना था। आपको तो इलाहाबाद गए थे तो आईएएस बनना चाहिए था। मैं जिस कमरे में रहता था इलाहाबाद में, मैं 18 नंबर कमरे में रहता था हॉस्टल में। 19 नंबर में मिस्टर विनोद रहते थे, जो यूपी के आईजी होने के बाद रिटायर हो गए, वो आजकल दिल्ली में सेटल्ड हैं। और 17 नंबर कमरे में गुलाब चंद गुप्ता रहते थे, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे, यहाँ हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश थे, और यहाँ 7-8 साल पहले आए थे यहाँ पर। वो मेरे पड़ोसी थे। लेकिन मैं तय किए हुआ था कि मुझे तो पढ़ाने की नौकरी करनी है। गुलाब चंद गुप्ता जब यहाँ आए तो मैंने सुना कि मैं मिला नहीं था, 1957 के बाद कभी भेंट नहीं हुई थी इन लोगों से। यहाँ जब आए 5-6 साल पहले, अब मैं फिर अपने कस्बे की तरह कहूँ कि जिस साल बाढ़ आई थी उस साल पैदा हुआ था कि कहूँ, जिस समय ये मोहन व्यास प्रकाश जी की जगह थे नई दुनिया में, उस समय आए थे। उस साल आए थे वो। मैंने कहा अपनी पत्नी से कि अपन लोगों को चल के गुलाब गुप्ता से मिलना चाहिए, है ना। मैंने कहा कि करीब 40 साल हो गए हैं उनसे भेंट नहीं हुई, कि 45 साल हो गए होंगे, अपन मिल आते हैं। क्योंकि अगर किसी ने जिक्र कर दिया कि जलद जी हैं यहाँ पर, तो उनको लगेगा कि ये कमबख्त मिलने क्यों नहीं आया, क्योंकि उनको तो पता नहीं कि हम यहाँ हैं, और अपन को पता है कि वो यहाँ आए हुए हैं, अखबार बता रहे हैं कि वो आए हुए हैं, तो उनको बहुत क्लेश होगा। तो अपन को चलना चाहिए। तो हम लोग गए वहाँ, सर्किट हाउस पहुँचे, अपार भीड़ थी वहाँ मिलने वालों की उनसे। अब हम लोग खड़े वहाँ थोड़ी देर, तो फिर हमने कहा रहने दो, अब नहीं मिलते, चलो। ये बात मोहन व्यास ने सुन ली। मोहन व्यास बोले, सर आपको क्या काम है इनसे? तो मैंने कहा ऐसे ही मिलना था थोड़ा। मेरी पत्नी ने कहा कि सर के साथ रहे हैं वो। अच्छा, बोले सर तो आप रुकिए यहाँ। और उनका जो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह था या कुछ था, उसने सुन ली ये बात। उसने कहा कि आप आइए बैठिए, तो मुझे बिठा दिया, पानी पिलाया और एक स्लिप दी, बोले इस पर अपना नाम लिखते हैं, और मैं जब तक लौट के नहीं आऊँ तब तक आप जाना नहीं, कृपया करके। वो गए,
उन्होंने स्लिप दी। गुलाब गुप्ता ने कहा उनको बिठाना, मैं आ रहा हूँ। मैं बैठा रहा, आए वो तो उनकी भी आंखें भरी हुई और मेरी भी भरी हुई। फिर बोले शाम को अपन बैठते हैं। शाम को बैठे, करीब 1 घंटा बैठे रहे, हम लोग बात करते रहे। उसमें उन्होंने कहा, अब तो नहीं है इस दुनिया में वो, लेकिन उन्होंने कहा कभी कोई काम हो फ़ोन करना मत भूलना। और पेंशन वेंशन का सब हो गया ठीक? हमने कहा हो गया। बोले नहीं तो इस समय मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे खाली खबर कर देना। मैंने कहा नहीं, सब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग थे जो हमारे आसपास थे। उस भीड़ में से और भी कई लोग थे वहाँ जो IAS बन के निकले या और किसी सेवा में गए, लेकिन एक भाग्यशाली मैं ही हूँ जो पढ़ाने की नौकरी में गया। उस पर वो बहुत सुनना पड़ा मुझे, अब भी सुनता हूँ। और तीसरी बात जिस पर मुझे सुनना पड़ा बराबर कि रिटायरमेंट के बाद आपने कुछ भी नहीं किया। एक श्रीवास्तव कलेक्टर आए थे यहाँ, जो मेडिकल कॉलेज की मुहिम चलाई थी जिन्होंने, जी के श्रीवास्तव है ना, उन्होंने मुझे बुलवाया। एक बार फ़ोन आया, कलेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे मुँह से निकल गया, मुझसे काहे को मिलना चाहते हैं? तो जिसने फ़ोन किया उनके सेक्रेटरी या जो भी हो, उसने कहा साहब ये तो मैं नहीं बता सकता क्या मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा वो टाइम बताएं, कहाँ आना है मुझको क्या कलेक्ट्रेट आना है, कहाँ मिलूँ मैं उनसे? तो उसने तो पूछ के बताया पहले कि कलेक्ट्रेट, फिर बाद में बोला कि नहीं वो घर बुलाया है आपको। ठीक है, मैंने कहा। अब मैं पहुंचा कर वहाँ, भाग्य से उनका जो स्टाफ के लोग थे वो मुझको पहचानते थे, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया और झट से कलेक्टर साहब के कमरे तक पहुंचा दिया। कलेक्टर साहब ने कहा, वो जानते नहीं थे मुझको, किसी ने कुछ कहा होगा कि जलज जी ऐसा है या कोई काम वगैरह होगा उनको। कहने लगे आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करता, कुछ तो करना चाहिए आपको। मैंने कहा क्या करूं बताइए? मैं कुछ भी नहीं करता। तो लोगों को ये, जबकि मैंने तय कर लिया था कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, और वो मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करने का मतलब वो समझते हैं कि आपको कुछ नौकरी करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए किसी तरह से। तो मैंने कहा काहे के लिए कहा? बोले अपने लिए। मैंने कहा अपने लिए मैं हूँ, अपना कर रहा हूँ, अब क्या करूँगा कमा करके? तो ये एक बात मुझे बराबर दुख देती है। एक और बात दुख देती है कि मेरा पीछा ये प्राचार्य होना नहीं छोड़ता। कभी भी कोई कहेगा, पूर्व चिट्ठियाँ आती हैं, डॉक्टर जयकुमार जलज पूर्व प्राचार्य, संख्या क्या मैंने थी एक नौकरी। ये तो ऐसा लगता है मुझको जैसे भारतीय स्त्री के साथ होता है ना, पति गुजर जाए लेकिन पति का नाम साथ में चलेगा। सीताबाई पति रामनारायण, बेबा रामनारायण, श्यामाबाई बेबा कृष्ण नारायण। तो ये जो पूर्व प्राचार्य मैं थक गया हूँ। अभी कल की बात है और ये 19 साल से मेरा पीछा कर रहे हैं ये बुरा। कल की बात है, एक सावला साहब हैं यहाँ, उनकी पत्नी ने कुछ गीतों को संकलित किया है। वो चाहती हैं कि मैं उसकी भूमिका लिख दूँ। वो भूमिका लिखाने के लिए आए मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है। बोले, और उस पर उन्होंने, मैंने लिख के दिया तो उस पर उन्होंने लिख दिया डॉक्टर जयकुमार जलज। तो मैंने लिख दिया था 30 इंदिरा नगर लिख दिया था। उन्होंने 30 इंदिरा नगर को थोड़ा खिसका के और डॉक्टर जयकुमार जलज के नीचे लिख दिया पूर्व प्राचार्य, है ना।
तो इन्होंने कहा कि काहे को लिखते हैं ये, इसको बंद करिए, है ना। मुझको मेरे नाम से जाने लोग ये अच्छा है, मुझको कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम से जाने ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्त्री को स्त्री के रूप में जाने लोग तो अच्छा है, स्त्री को उसके मरे हुए पति के रूप में बराबर जानते रहें, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। तो ये इस तरह की खराबियां हैं, लेकिन जो वो समय था जिसमें मेरा जीवन बीतता चला गया, वो बहुत संवेदनशीलता का समय था। लोग दोस्त होते थे, दोस्ती निभाते थे। अभी जिसने मेरी किताब प्रकाशित की है वो किनारे से धार तक, उनकी उम्र होगी करीब 82 साल की, 83 साल की होगी। उनका लड़का है 35 साल का। कोई बात होती है तो नहीं, वो तो हमारे दोस्त हैं, उनसे ये नहीं कह सकते, है ना। और वो हमसे बात करते तो उन्होंने नहीं, हमने कहा ऐसा नहीं, देखो हमने कहा वो तुम्हारे पापा हमारे दोस्त हैं, उनको ये बात नहीं होनी चाहिए। उसने अपने पिता से कहा कि पापा 1957 से आप लोग मिले नहीं, 1957 तक आप लोग साथ रहे और इतने वर्षों के बाद आज भी दोस्त हैं और दोस्ती निभा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकायदा हिसाब कर रहे हो चीज़ों का कि नहीं ऐसा इसमें, ऐसा उसमें, इसमें लिख के बताइए, उसमें ऐसा करिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो कहते हैं मान लेते हैं आप, जो आप कहते हैं वो मान लेते हैं। तो ऐसी दोस्ती तो बोले हमने नहीं देखी। तो सचमुच अब ऐसी दोस्ती नहीं है। आदमी अधिक आत्म केंद्रित हो गया है, अपने कमरे में सीमित है, वो बाहर की दुनिया से कटा हुआ है ना। और आप जितना बाहर की दुनिया से कटते चले जाएंगे उतने कमज़ोर होते चले जाएंगे। आदमी की प्रवृत्ति है बाहर भागने की। आप बच्चे को खाने को दीजिए और आपका दरवाज़ा सड़क की तरफ खुलता हो, वो सड़क की तरफ भागेगा, खाता हुआ वहीं जाएगा। वो कहेगा यहीं बैठ के खिलाओ हमको, भीतर नहीं जाना हमको। तो बच्चा बाहर की तरफ भागता है, उसे थोड़ा भागता रहे, वो संतुलन कायम रहे तो बच्चे का विकास होगा। और जो बच्चों को सिखा सकते हैं वो ये, उनको कम से कम हिंदी लिखना सिखाइए। अंग्रेजी नहीं सीख सकते, नहीं सीखने दीजिए। कोई शर्म की बात है कि अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, कि अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। हम भी नहीं बोल पाते हैं अंग्रेजी, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं हुई है। सहारा दिया है हिंदी ने दिया है। और हमारे प्रिंसिपली का जो बखान किया है बैरागी जी ने, और बच्चों पर हमारा जो नियंत्रण की बात कही है, उसके लिए हिंदी जिम्मेवार है बहुत कुछ। मैं हिंदी में लिखता था, हिंदी में बोलता था, हिंदी में समझाता था, उनके दिल में उतरती थी वो बात। एक यहाँ राकेश बंसल थे कलेक्टर, वो कहते थे आपकी लिखी हुई चिट्ठी को हम 1000 चिट्ठियों में से बता सकते हैं कि ये जलद जी ने लिख के भेजी है। ये था। तो आप हिंदी पे अधिकार करें। हो क्या रहा है, अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी से वे दूर होते चले जा रहे हैं। एक भाषा कम से कम अच्छी आनी चाहिए, तो वो बच्चों को सिखाइए। आप बोलिए, हिंदी में बोल करके देखिए आप, तो फर्क पड़ेगा। और बच्चे को एक्सटेम्पोर बोलने दीजिए, कागज लेके नहीं। कागज लेके पढ़ेगा और बोलेगा तो हमारे कुछ नेता हैं जो ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। ऐसा रख करके पढ़ेंगे वो, अच्छा कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। जो लिखा हुआ आप ला करके ऐसे बाँचते हैं अटक अटक करके, और हिंदी को रोमन में लिख लिया और फिर पढ़ रहे हैं उसको, उसका असर नहीं पड़ता। अब मैं बोल ही दूं, आप किसी से कहना नहीं। अगर सोनिया गांधी बिना कागज़ के पढ़ें तो असर पड़ेगा समाज, वो कागज़ से पढ़ती हैं तो असर नहीं पड़ता। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1-2 बार कागज़ से पढ़ा, बेकार भाषण था उनका, लेकिन जब बिना कागज़ के पढ़ा प्रभाव डालता था वो। तो आप बच्चे को एक्सटेम्पोर बोलने दीजिए, गाली दे तो गाली देने दीजिए, धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगा। ये बातें अगर बच्चे सीखें, जो कि मैंने भी सीखने की कोशिश की है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं नहीं समझता कि हम लोग संस्था हमसे और क्या बुलवाना चाहती थी।
लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा था कि आप फ्रीली बोलिएगा, ऐसा हम चाहते हैं। बस ऐसी बात मत बोलिएगा कि हम लोग पर या आप पर कोई मानहानि का केस दायर हो जाए। मैंने कहा ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं तो हरगिज़ नहीं बोलूँगा ऐसा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात कही है कि मानहानि का केस कोई दायर हो। आपको अगर और कोई बात पूछनी हो तो आप भले ही पूछें, लेकिन अब मेरे ख्याल से मुझको नहीं बोलना चाहिए। नीचे जब कितना ही देर की जाती है, अपनों पर हम सभी की ये शुभकामनाएं हैं। अरुण जी आगे, हम सभी के बैरागी जी, बैरागी साहब, हमारी शोभा है। गुरबल साहब फ्लैट पर। हाँ मैडम थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी कटारिया जी, थैंक यू। सवाल पत्र का वाचन करते हुए हम लोग कलश साहब के नाम पे साहब को आप बुलावा है।